सो मेरे भाई इंट्रोडक्शन तो अच्छे तरीके से करा रखा था हम लोगों ने आपको, ठीक है। मतलब मैंने तो बेहतर तरीके से आपको इंट्रोडक्शन कराया, लेखक के बारे में देख सकते हो ना। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, शिक्षा, सारे आपको दिख रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोक के देख सकते हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में क्लियर है। और आज आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो मैं आपको बैक टू बैक सारी चीज़ें करा रहा हूं। तो कोर्स कंप्लीट करना है मेरे भाई। देखो, एक एक चीज़ को आपको बारीकी तरीके से करना है और छोड़ना नहीं है। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे और मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। बेसिकली इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत हलवा सा चीज़ें हैं, बस सुनोगे याद हो जाएगा। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं, है ना। तो विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, तो ध्यान से सुनना। विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटना घटती है। विद्यालय के हेडमास्टर लेखक से कमरे, बरामदे और मैदान में झाड़ू लगवाता था, यानी फील्ड में सभी जगह झाड़ू लगवाता था मेरे भाई, ठीक है। चलो, जब लेखक 2 दिन बाद में कक्षा में बैठ जाता तब हेडमास्टर लेखक को निकाल देता। यानी कि जब लेखक जाके और बैठता ना कहाँ, पढ़ने के लिए रूम में, तो वहाँ से मास्टर भगा देता था उसको, क्योंकि केवल साफ सफाई कराता था यार, सिंपल सा बात है। और फिर वहीं झाड़ू लगाने वाला काम दे देता। इसी तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता था। वो जो मास्टर था ना, हेड मास्टर, बड़ा क्रूर इंसान था। वो इस बच्चे से बहुत मेहनत करवाता था, पढ़ाने की वजह से झाड़ू लगवाता था कमरे में, बरामदे में, रूम में, मैदान में, ठीक है मेरे भाई। तो इन सारी जगहों पर क्लियर याद हो गया होगा। चलो, तो टोटल याद होगा। दूसरा नंबर का सवाल है, देखो, है ना। दूसरा नंबर का सवाल क्या, अच्छे से समझाता हूँ। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। यानी पूरा विवरण करके अपने शब्दों में लिख के बताना है। ध्यान से देखो, पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते देख लिया था। यानी जो पिताजी थे लेखक के, उन्होंने देख लिया था कि मेरा बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है। पिताजी को देखकर लेखक को रोना आ गया, है ना। पिताजी ने सारा कारण समझा। यानी कि जैसे ही लेखक ने अपने पिताजी को देखा तो उसे रोना आ गया। तो पिताजी ने सारा कारण उसे सुना, समझा और फिर झाड़ू छीनकर फेंक दिया। यानी पिताजी ने उसके हाथों से झाड़ू छीना और मेरे भाई फेंक दिया। इसके बाद वे चिल्लाने लगे, वो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़की से झाड़ू लगवाता है। फिर जब हेडमास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया तो उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया। यानी कि हेडमास्टर जो था ना, उनके पिताजी को गाली देकर धमकाता है, बट पिताजी डट कर सामना करते हैं उस हेडमास्टर की। सोच रहे हो कि क्या लेवल था। चलो, क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी सवाल बता रहा हूं आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। क्लियर ना। चलो, अगला है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ है। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव में प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। यानी सपोज मान लो कि जो भी लेखक के साथ हो रहा था वो आपके साथ हो रहा है और आपको अपनी भाषा में बताना है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर घटना हमारे साथ होता तो हमें भी बहुत बुरा तथा अपमानजनक लगता। ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर बहुत क्रोध आएगा। उनके द्वारा किए गए इस व्यवहार का कारण भी जानेंगे। हम उनकी शिकायत भी करते हैं, साथ ही साथ प्रयास करते हैं कि ऐसा घटना दूसरे के साथ ना हो। यानी हम ट्राई करते, अगर हमारे साथ हुआ होता तो लेखक के साथ तो बहुत बुरा हो गया, बट हम लोग ट्राई करते कि काश और किसी दूसरे बच्चों के साथ ऐसी घटना ना घटे। तो हम लोग प्रयास करते इसको सुधारने का, ठीक है। चलो, अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का मेरे भाई। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगे थे। यानी किन बात को सोच रहा था लेखक, तो जिसके अंदर कांटों जैसी उगने लगी थी। यानी कि गुस्सा उसा जो आता है ना भयंकर वाला, उस तरह से। लेखक जब छोटे थे तो उसके परिवार के सभी लोग घरों में काम करते थे। वे लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस काम के बदले उन्हें थोड़ा बहुत अनाज या जूठन मिलती थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर उन्हें मेहमानों को खाना लेने के बाद पत्तल में बची जूठन भी नहीं मिलती थी। तो ये लोग काम करने वाले व्यक्ति थे। कहीं किसी बड़े बड़े इंसान के घर शादी हो रही तो वहाँ जाते थे, पत्तल देना, खाना खिलाना, जो जूठा बचता था उन लोग को मिलता था और घर लेकर आते थे। कभी तो पुड़िये के टुकड़े को सुखा लेते थे और बरसात के दिनों में पानी में उबालकर नमक मिर्च छिड़क कर खाते थे। यानी जो भी पूड़ी बचती थी लाते थे घर, तो उसे
और सुखवा कर रख देते थे, और बरसात के दिनों में या मान लो खाना घर में नहीं है तो पानी में बूड़ कर यानी डुबा कर नमक मिर्च लगाकर खाया करते थे फूला फूला कर। इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर लेखक के भीतर कांटे उगने लगती हैं। समझ रहे हो? तो ये सब सोचते हैं लेखक कि भाई ये क्या चल रहा है, कैसी दुनिया है यार, ठीक है, जहाँ पर किसी की कोई कद्र ही नहीं है, जूठा खिलाया जा रहा है किसी को, तो उसी से उनको मतलब कांटे जैसी अंदर उगने लगी थी, उग्र स्वभाव होने लगा था उनका, गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर। कर ही क्या सकते हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हो बताओ, पहले ऐसा ही था। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं थी। यानी दिन रात काम करते थे फिर भी जूठा खाने को मिलता था, फिर भी इन लोगों को कोई शिकायत नहीं था। सोचो किस लेवल से इंसान पहले रहा करता था। अमीर इंसान के पीछे नीचे दबकर एक गरीब इंसान रहता था कि जूठा खा खा कर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता था। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। यानी कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्या है उसका आंसर आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मैंने खुद से नहीं लिखा है, ठीक ना। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय इस वर्ग के लोग के लिए इस प्रकार के काम निर्धारित किए गए थे। उच्च वर्ग के लोग उन्हें अपने पैरों के नीचे वाले दबा कर रखते थे। यानी कि जो भी लोग नीच जाति के थे, छोटे थे, उन लोगों को हमेशा ऊपर के जो लोग थे, उच्च जाति के जो लोग थे, अमीर लोग थे, वो दबा के रखते थे, ठीक है। फिर उन्होंने भी इसे अपना भाग्य मान लिया और इसी कारण से वे किसी बात पर विरोध नहीं करते थे। यानी कि पहले के इंसान ने अपना वो दुर्भाग्य मान लिया कि जो भी है, जैसा भी है, मिल रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं करते थे। वो अपना भाग्य मान लिए थे कि चलो हमारे भाग्य में यही लिखा है, यही सही, ठीक है मेरे भाई। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 6 नंबर का सवाल है कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है। तो सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक इसलिए विचलित हो जाता है क्योंकि उसे बचपन की एक घटना याद आ जाती है। जब सुरेंद्र की बड़ी बुआ मतलब है ना, बड़ी बुआ की शादी थी, तो लेखक की माँ जो थी ना, पिताजी ने उनके घर में मेहनत से काम किया था। जो पिताजी थे वो जाके उसके घर में मेहनत से काम किया था, जिसके घर में शादी थी, जिसकी बुआ की शादी थी। फिर जब काम समाप्त होने के बाद लेखक की माँ ने खाना मांगा तो सुरेंद्र के दादा सुखदेव सिंह त्यागी ने उनकी बड़ी बेइज्जती कर दी। क्या कर दी? जिनके घर ये लोग काम करने गए थे ना, उस घर वाले ने बड़ी बेइज्जती कर दी। किसने बेइज्जती करी थी? नाम याद रख लेना मेरे भाई, सुखदेव सिंह, ठीक है। चलो, जो सुरेंद्र सिंह के दादा थे, है ना। समय का खेल देखिए कि आज उसी का पोता उनके द्वार पर आया है, खिलाए गए भोजन की तारीफ कर रहा है। यानी कि एक ऐसा समय आया कि फिर इन लोग की स्थिति सुधर जाती है और उसी का पोता, जो बुढ़वा डाटा था, उसी का पोता आता है और इन लोगों के घर खाना खा के तारीफ करता है इन लोगों की। सोचो मेरे भाई, तो वक्त सबका पलटता है और पलटेगा। आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका भी वक्त पलटेगा और बिलीव रखो अपने आप पे। आप एक ऐसा नंबर प्रेजेंट करोगे ना अपनी सोसाइटी में, नंबर 1 पोजीशन हो सकता है तुम्हारा। अगर आज आपने पढ़ाई कर लिया बेहतर तरीके से, तो कभी भी हार नहीं माननी है अपनी ज़िंदगी में। अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे ले जाने के लिए आज बेहतर ढंग से मेहनत करना होगा, तब आप एक बेहतर पोजीशन पे जा सकते हो। और उसके लिए आज आपको स्ट्रगल करना ही होगा। और मेरे भाई आप करोगे स्ट्रगल, ठीक है। प्रॉमिस करो मेरे से कि करोगे। अगला सवाल है तुम्हारा कि घर पहुंचते लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी। यानी कि लेखक जब घर पहुंचे तो उनकी माँ क्यों रो पड़ी। मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अर्थात लेखक चमड़ा उतारने जैसा घिनौना काम करे, है ना। यानी कि इन लोगों का जो काम होता है ना, अगर कहीं गाय मर गया, कहीं भैंस मर गया, गधा मर गया, उन लोगों को चमड़ी निकालना इन लोग का काम था। समझ सकते हो, इस लेवल पे इन लोगों का काम था। मैं किसी और के न होने के कारण मजबूरी में उन्हें लेखक को भेजना पड़ा। यानी घर में कोई और नहीं था तो लेखक को ही भेज दिया, छोटा बच्चा को ही भेज दिया। जब वो आपस आया तो सर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसकी माँ रो पड़ी थी। यानी कि वो नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा जाके खाल उतारे, चमड़ा उतारे, और उन्हें भेजना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि कोई घर नहीं था, सब कोई काम पे गया था। समझ रहे हो। और बीच में भाई
आ गया इमरजेंसी, यानी कोई आके ले आके चला गया, क्योंकि उन लोगों का पेशा ही वही था। तो अगल बगल कोई जानवर मरता तो इन लोगों को लिया जाता था काम करने के लिए, और इन लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता था, ना भी नहीं कर सकते, निचले वर्ग के लोग थे ना। व्याख्या करना है मेरे भाई, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल्य नहीं है, यानी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। निर्धरता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब, यानी कि बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है। देखो, प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित आत्मकथा यानी जूठन से ली गई है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहता है कि जब समाज लेखक की जाति के लोगों से बहुत ही कठोर व्यवहार करता है, यानी कि जाति को लेकर नीच मध्यम वर्गीय के लोगों से बहुत नीचतम व्यवहार करता है, ठीक है। इन लोगों से काम बहुत लिया जाता था और मेहनतानों की जगह मात्र गालियां ही मिलती थी, यानी जितना मेहनत किए ना तो उस मेहनत के बदले इन लोगों को कुछ वापस नहीं मिलता था, बस गालियां ही मिलता था। बड़े लोग क्या करते थे, सिर्फ गालियां ही देते थे मेरे भाई, ठीक है। चलो, समाज अत्यंत क्रूर था जिसमें मेहनत की कोई कीमत न थी, बल्कि ऐसा करके गरीबी को बनाए रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था। यानी ऐसा करके सिर्फ षड्यंत्र किया जा रहा था, किसके खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। जो गरीब थे उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। 9 नंबर का सवाल है कि लेखक की भाभी क्या कहती है, उसके कथन का महत्व बताएं। जब लेखक के मरे हुए पशु का चमड़ा सिर पर उठाए खून से लथपथ हो गया है ना, पहुंचता है, मतलब लथपथ पहुंचता है, तो उसकी भाभी से कहती है कि इससे ये ना कराओ, यानी कि जो भाभी है वो बोलती हैं कि इसे ये काम ना कराओ, भूखे रह लेंगे है ना, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यानी भाभी कहती हैं कि इस प्यारे बच्चे को मत घसीटिए, है ना, हम लोग भले ऐसे भूखे रह लेंगे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, लेकिन काम पे मत भेजो, अभी छोटा बालक है ये। लेखक के भविष्य में होने वाले परिवर्तन का कारण भाभी का कथन ही है। यह कथन अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। तो भाभी ने ऐसा बात कहा और फिर उसके बाद काम नहीं करने दिया, तब जाके इन लोगों की सारी ज़िंदगी बदल जाती है, और भाभी के एक डिसीजन से इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है मेरे भाई। तो हर घर में एक इंसान होता है जो कि पूरे इस घर के सिचुएशन को बदलता है एक डिसीजन को लेकर। तो घर में डिसीजन लेना अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एंड आपको कंप्लीट तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन आंसर याद हो गया होगा। सो सारी चीज़ इसी तरह से आराम से कर सकते हो, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो आराम से, है ना, हिंदी का, और आराम से मज़े करो मेरे भाई, सारे वीडियोज़ देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।